जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों के सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियोस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट को पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। और अगर ये 1500 क्वेश्चंस आप लगा कर जाते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आ जाए, इजी, मॉडरेट या टफ, आपका सी सेट 100% निकल जाएगा। तो इसको आप रिपीट कीजिएगा बार बार और सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर। प्रश्न संख्या 31 दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिया गया, एक असर्शन है ए और रीजन है आर। अब इसमें बताना है कि क्या सही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर द टू की एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व इन अ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट दिया, ज्ञान और जानकारी होना और अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में शामिल दो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट दिया, कल्चरल कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव इन नेचर एंड इट डिमांड्स रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। मिस कम्युनिकेशन विल सर्टेनली अकर इफ वी डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ द कल्चरल डिफरेंस। देखिए दूसरा डेटा यहाँ पे क्या दिया, सांस्कृतिक संप्रेषण में कई प्रकार के व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं, जिनमें से एक है प्रतिक्रियानुरूप श्रवण। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए अति आवश्यक तत्वों को महत्वपूर्ण ज्ञान न होने पर निश्चित रूप से संप्रेषण में बाधा होना तय है। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपको अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के अति आवश्यक तत्वों की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन में बाधा आएगी। तो ये भी सही है। तो देखो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और पहला ना मतलब ये जो कारण है ये असर्शन या अभिकथन का एकदम सही तरीके से व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए विकल्प ए क्या हो जाएगा, ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर का क्वेश्चन दिया, एक वस्तु का लागत मूल्य 1540 है। यदि विक्रेता इसे बेचने के दौरान 30% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसे वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए एक वस्तु है, उसका जो लागत मूल्य 1540 रुपए। अब विक्रेता इसे बेचने के दौरान 30% की छूट का दिखावा भी करता है और 10% लाभ भी प्राप्त करता है। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसे कितना मूल्य चिन्हित करना चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझिएगा। देखिए अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो बनाने में जितना पैसा लगता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। अब बनाने के बाद जैसे ऐसे समझिए कि आपने एक सामान बनाया, सामान 100 रुपए में बन गया। अब अगर आप किसी से बताएंगे कि 100 रुपए में बना है तो मानेगा ही नहीं, है ना। अगर मान भी लेगा तो 100 रुपए का सामान 100 में ही खरीदेगा, है ना, ज्यादा पैसे का नहीं खरीदेगा। तो अब जिसने सामान बनाया वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक प्राइस मार्क्ड करेगा जिसको मार्क प्राइस कहते हैं। अब ये हमेशा इससे ज्यादा करेगा। अब कस्टमर को खुश करने के लिए वो क्या करेगा, डिस्काउंट देगा और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब देखिए ये 100 रुपए का सामान था, अभी यहाँ पे हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है ना। अब क्या करता है कि बेचने के दौरान 30% का छूट देता है, ये हमें नहीं पता है, और एक 10% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब ये 110 रुपए में बेच देता है। देखो 100 रुपए का सामान 110 रुपए में बेचता है। अब इस 110 को ध्यान दीजिएगा, ये पता है क्या है, मार्क प्राइस का 70% है। मतलब देखिए यहाँ पे जो भी मार्क प्राइस रहा होगा इसका 70% कितना है, 10 है, 110 है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का जो 70% है ना, 70 के लिए आप लिखेंगे 7/10 लिख सकते हैं, ये बराबर में 110 है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1100/7 मिलेगा, मतलब मार्क प्राइस है 1100/7, है ना। ये इतना हो गया, मार्क प्राइस इतना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वो ये पूछा जा रहा है कि उसने कितना कितना मूल्य चिन्हित किया होगा। देखिए 100 की वैल्यू दिया है 1540, है ना। 100 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1540 दे रखा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, 100 की वैल्यू अगर 1540 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1540 और बटे में 100 इतना हो जाएगा। और यहाँ पे 1100/7 का मान निकालना है तो आप लिखेंगे 1100 और बटे में 7। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 बचेगा, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14,
220 आएगा, 220 में आप 11 का गुणा करेंगे, 220 गुणे 11 है ना। तो 2200 और 2200 में 220 जोड़ेंगे तो 2420 इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों। विकल्प बी सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित है, इसको एक बार फिर से समझाते हैं। अभी ऐसे परसेंटेज चल रहा है, तो अगर आप परसेंटेज लगातार देख रहे होंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। देखिए सामान बनाया गया 1540 में, इससे कोई मतलब नहीं है ना। आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हैं, खैर परेशान नहीं होना है ना। हम मान लेते हैं कि सामान बनाया गया 100 रुपए में, है ना। अब इसका मार्क प्राइस दिया गया कितना हमें नहीं पता है, मार्क प्राइस कुछ भी होगा हमें नहीं पता है। लेकिन इस पर जब 70% की छूट दी जाती है तो इसे 10% का लाभ हो गया। मतलब पता है जो सामान 100 रुपए का था वो 110 रुपए में बिक गया। लेकिन अब ये चीज ध्यान देना, ये क्या है, ये मार्क प्राइस, मतलब जो यहाँ पे मार्क प्राइस था इसका 70% है, मतलब जो चिन्हित मूल्य था उसका 70% है। तो आप लिखेंगे मार्क प्राइस का 70%, 70% मतलब 7/10 परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपने देखा होगा, ये 110 आ रहा है। तो जब मार्क प्राइस यहाँ से हम निकालेंगे तो मार्क प्राइस हमें मिल जाएगी 1100/7, ये मिल गया है ना। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होना है कि जो ये कॉस्ट दिया है बनाने का 1540 दिया है, मतलब यहाँ पे आपने 100 लिखा है तो 100 की वैल्यू 1540 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1540 और बटे में 100, और आपको निकालना है किसका 1100/7 का मान। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी 2420 रुपए। मतलब वो सामान देखिए 1540 का बनाया था, उसने 2420 रुपए उस पर छापा था कि इतना लगा है बनाने में, और बाद में बेचा कितने का था। जब आप सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितने का सामान बिका था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन संख्या 33 में दिया है इफ sec 43 डिग्री इज इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ 1/sec। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे ये क्वेश्चन, है ना। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या दिया है कि sec 43 का मान कुछ यक्स है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक ऐसे ट्रायंगल डिजाइन कर लिया है ना। अब जो वैल्यू यहाँ पे इसके साथ दिया, जैसे 43 दिया ना, तो आप 43 को यहाँ लिखेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 होता है, तो बचा हुआ 47 हो जाएगा, यहाँ पर 47 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 47 लिखने के बाद सेक 43 का मान दिया x, अर्थात ये जो सेक होता है, सेक कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू है x और आधार की वैल्यू है 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लंब की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा x² - 1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सेक स्क्वायर 47 का मान रखना है, तो सेक स्क्वायर 47 का मान आप रख लीजिएगा। 47 मतलब अब की बार आप ट्रायंगल को ऐसे देखेंगे, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए x² अपॉन, देखिए अच्छा सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा तो सीधा कॉस ही लिखते हैं ना। देखिए करड़ी में x² - 1 का स्क्वायर करेंगे तो x² - 1 और बटे में x², और प्लस कॉस स्क्वायर 43 मतलब आप इसको लिखेंगे, आधार का मान है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और बटे में x²। फिर आगे क्या है, आगे है प्लस कॉट स्क्वायर 47। कॉट स्क्वायर 47 मतलब आप बेस इसको मानेंगे, है ना। तो जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट की वैल्यू tan की अपोजिट होती है ना। और tan की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो इस हिसाब से आप इसको सेट कर देंगे, x² - 1 बटे यहाँ पर बन जाएगा 1। आपने इसकी वैल्यू पूरी रख ली। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइएगा। कॉस स्क्वायर 47, देखो कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, है ना। अब इसकी भी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर 47 का मान आप देखो यहाँ से सीधा देख सकते हैं, x² बटे x² - 1 हमने यहाँ पर रख दिया, और इनटू मल्टीप्लीकेशन कराना है। कोसेक ऊपर जाएगा साइन बन जाएगा, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान है x² - 1 स्क्वायर करने पर आएगा x² - 1 और अपॉन x²। अब देखो जो कट पिट रहा है उसको काट लेते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये लास्ट में 1 बचेगा, साथ में माइनस रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x² - 1, देखिए यहाँ पे अगर हम इन दो को देखें तो इनका बेस क्या है, बेस समान है। जब बेस समान है तो अब जब इसको डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे, +1 से -1 कट जाएगा, x² बटे x²। x² बटे x² कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में आप लिखेंगे x² - 1 बटे 1। अब देखिए ये माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, आंसर यहाँ पे x² बचा, यहाँ पर -1 बचा, तो x² - 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। x² - 1 कहाँ पर है, विकल्प ए में है, तो ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन थे, आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर आप ध्यान दीजिएगा तो चीजें समझ में आएंगी, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर दिया। किसी त्रिभुज PQR में, आपके पास एक त्रिभुज है PQR में, कोण PQ और R का अनुपात 2, 2 और 1 है।
तो भुजा क्यू आर के समांतर एक सीधी रेखा एम एन खींची जाती है। कोण पी एम एन और पी एन एम के बीच का अंतर बताना है। देखो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल आपके पास है ऐसा, यहाँ पे इसको डिजाइन कर लेते हैं। देखिए आपने एक त्रिभुज बना लिया है ना। इसमें यहाँ पे हम रखते हैं पी को, यहाँ पर रखते हैं क्यू को और यहाँ पर रखते हैं आर को, है ना। देखिए इसका जो अनुपात है, अनुपात 2 2 1 में है। अब देखिए इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है। 2 2 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 180 हो जाएगी। तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 36 आएगा। मतलब ये एंगल है 36 डिग्री, है ना। ये जो एंगल बना है 36 बना है। इसके बाद ये जो नीचे बना है ये 36 है ना। यहाँ पे 36, ठीक है, ये मान लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए 72 और यहाँ पर भी 72। अब आपसे बोला जा रहा है कि देखिए जो क्यू आर मतलब ये वाली रेखा है ना, इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींच दी गई। रेखा क्या खींचा गया है, एम एन, है ना। यहाँ पे एम रख लेते हैं, यहाँ पर एन रख लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है पी एम, जो चीज बीच में होता है वही कोड होता है। मतलब एम की वैल्यू ये कोड और एन की वैल्यू ये कोड, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। देखिए अगर ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा, और ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। तो 36 और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 35। यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए आप इसको ऐसे देखो ना, a माइनस बी और ये a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी याद रखिएगा। अगर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब ये प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। और बराबर में अगर c दिख जाए और आपसे पूछ ले a cos थीटा माइनस a sin b sin थीटा, ये चेंज हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं। बराबर क्या आएगा, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी मतलब यहाँ पे जो लास्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सी इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर में इधर आ जाएगा तो करड़ी हो जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर बनेगा। विकल्प अगर आप चेक करेंगे तो विकल्प यहाँ पर डी आपको सही दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, निम्नलिखित कथनों में सही धारणा खोजे। आपको सही बात बताना है। देखिए आनंद उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर जौनपुर में रहता है, जो अपने यहाँ देश के सबसे बड़े गन्ना बाजार होने का दावा करता है। आनंद नाम का एक लड़का है, वो जौनपुर में रहता है। ये दावा करता है कि उसके यहाँ देश का सबसे बड़ा गन्ना बाजार है। अब धारणा क्या दिया, देश में अन्य गन्ना बाजार भी हैं। सही बात है, जब अन्य होंगे तभी तो सबसे बड़ा उसके यहाँ है। आनंद जौनपुर का एक मूल नागरिक। अब ये तो कह नहीं सकते कि मूल नागरिक, हो सकता है वहां आकर के रह रहा हो, है ना। तो सिर्फ एक निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक निहित है, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित कथनों में सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सभी पिज्जा स्वादिष्ट है, कुछ स्वादिष्ट बर्गर है। कथन 2 दिया, सभी बर्गर बड़े हैं, कोई बड़ा टॉफी नहीं है। तो अब इसके निष्कर्ष हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऑल पिज्जा आर टेस्टी, जितने भी पिज्जा हैं सब के सब पिज्जा क्या है, टेस्टी हैं, पहला पॉइंट, है ना। सम टेस्टी आर बर्गर, कुछ टेस्टी ऐसे हैं जो बर्गर हैं। आगे दिया है ऑल बर्गर्स आर बिग, जितने भी बर्गर्स हैं सबके सब बिग हैं। बिग के लिए मैं बी आई लिख रहा हूँ, है ना। और नो बिग इज टॉफी, कोई भी बिग ऐसा नहीं कि जो टॉफी है, टी ओ, है ना। देखिए ये जो शुरू में आपने टी लिखा है टेस्टी का है, बाद में टॉफी का है। देखिए दिया सम बिग आर टेस्टी, अब कुछ बिग ऐसे हैं, बिग हैं जो टेस्टी हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टी है। आगे बोल रहा है कि नो टॉफीज आर पिज्जा, कोई भी टॉफी पिज्जा नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि जो ये टॉफी का रिलेशन है ये पिज्जा के साथ नहीं बताया गया। अब हम नहीं जानते यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। जब हमें नहीं पता है तो इसको मतलब क्या करेंगे, गलत मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं कंफर्म क्या है। तो केवल एक फॉलो कर रहा है, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प एक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है ना। 38 में क्या दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित कथनों में सही निष्कर्ष का पता लगाएं। यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पे इसके निष्कर्ष दिए। तो वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 39, तनाव प्रबंधन निम्नलिखित में से किसकी एक कला और तकनीक है। जीवन के उतार चढ़ाव के कारण से बचने की, तो ये तो तनाव प्रबंधन के बारे में मतलब नहीं होगा, है ना। आगे दिया है विभिन्न प्रकार के तनावों के परिणाम से बचने की, ये भी कोई तार्किक क्रम नहीं है। उन कौशलों को विकसित करने की जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को निपटा जा सके, ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3, डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया,
संगठन में तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब यहाँ पे किसी संगठन में अगर तनाव होता है तो उसका क्या क्या कारण हो सकते हैं। तलाक, किसी प्रियजन को खोने जैसी भी कोई हानि, और नौकरी के साक्षात्कार संबंधी तनाव पर्यावरणीय तनाव में शामिल है। सही है, बिल्कुल। आगे दिया है मौसम, यातायात और घटिया आवास जैसे कारण सामाजिक तनाव में शामिल है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। यह क्लास निरंतर चलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।